यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज के जो वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, आपको ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट है जो ऐड किए गए हैं एक्सेप्ट ओनली रिसर्च, बाकी सब क्वेश्चन है यहाँ पे मिक्सडअप किए गए हैं। तो डेली आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि डेली आपको 2 क्लासेस चल रही हैं, एक जो वन लाइनर क्वेश्चन टॉप 50 MCQs वाली, और जो सेकंड क्लास रहती है वो नॉर्सेट के लिए है। उस नॉर्सेट वाली क्लास को वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी MHSRB या फिर HSC या फिर कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो। जो नॉर्सेट की क्लास रहती है उसमें कुछ क्वेश्चन, यदि 50 क्वेश्चन हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो यहाँ पर जो भी लोग इस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप में, कमेंट बॉक्स में कि क्या चार्जेस रहता है, आप यदि कोई अलग से क्लासेस देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी क्लासेस आपको यूट्यूब पर ही दी जाती हैं और सभी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री रहती हैं, आपको उनका कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना है। सेकंड थिंग, जो भी लोग PDF मटेरियल परचेस करते हैं उसका बस आपको चार्ज, आप परचेस करते हैं तो मैक्सिमम चार्ज मैं आपको बता दूं 370 से ज़्यादा, इस 370 यदि जो लोग पे करते हैं तो उनको 25-25 तक पेपर के सेट है जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब अपकमिंग टाइम में जिनका भी MP ग्रुप 5 के लिए या फिर आप CHO की तैयारी करते हैं या फिर नॉर्सेट की तैयारी करते हैं तो सभी पेपर्स अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। बहुत ही चीप प्राइस आपको पे करनी होती है और पेपर सभी ऑफिशियल होते हैं जिसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जाती है। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में जो टॉप 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आपके किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम का मतलब कोई सा भी, चाहे आप GNM बेस्ड पेपर दे रहे हो, ANM, CHO या फिर स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल का पेपर देते हैं, क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। इवन आप नॉर्सेट या फिर MHSRB का भी पेपर देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको आते हैं। MHSRB जो कि तेलंगाना में एग्ज़ाम होना भी उसकी डेट है जो क्लियर नहीं हुई है, बट MP की, HSSC की और नॉर्सेट की, इन सभी जगह की डेट है जो क्लियर है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है यहाँ पे, पास इन द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट आफ्टर द बर्थ। न्यूनेट है जो आफ्टर बर्थ डिलीवरी के बाद है जो उसका फर्स्ट पासिंग स्टूल होता है वो क्या कहलाएगा? लोचिया, कोलेस्ट्रम, परपीरा या फिर मेकोनियम। तो यहाँ पर जो लोचिया है ये तो आफ्टर द डिलीवरी जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है जो कि किसी में 3 वीक तक या 4 वीक तक चलती है वो यहाँ पे होगी। कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होगा जो इनिशियल 3 डेज तक आता है, येलो कलर का रहेगा, तो वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। परपीरिया पीरियड क्या कहलाएगा? आफ्टर डिलीवरी से लेके 6 वीक तक का जो ड्यूरेशन है वो। मेकोनियम कहलाता है बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो स्टूल बेबी फर्स्ट टाइम पास करता है वो क्या कहलाता है? मेकोनियम, जो कि ब्लैक और डार्क ग्रीनिश टाइप का रहता है। इनकेस यदि यही मेकोनियम बेबी ने 48 घंटे तक पास नहीं किया तब बेबी के लिए कंजेनाइटल मेगाकोलॉन, क्या है? मेगाकोलॉन या फिर रिस्प्रिंग्स डिसीज़ के लिए असेस किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहती हैं। तब उस केस में मेकोनियम जो बेबी का पहला पासिंग स्टूल है ये नहीं होता इवन 48 घंटे तक। तो यहाँ पे तब बेबी की किस चीज़ के लिए असेसमेंट किया जाता है, टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो होता है कंजेनाइटल मेगाकोलॉन और फिर रिस्प्रिंग्स डिसीज़। यहाँ पर बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल पूछे तो मेकोनियम। लोचिया भी आपको एग्जाम में आता है, तो लोचिया वही जो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, फिर इसमें रूब्रा, सेरोसा, आल्वा 3 कैटेगरी आ जाती हैं, तो वो आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज डॉट्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डॉट्स का यूज़ है जो किसके ट्रीटमेंट में किया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया या फिर फाइलेरिया। सबको पता है डॉट्स का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। किसके लिए? TB को ट्रीट करने के लिए। डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। डॉट्स है जो आपके TB का जो प्रोग्राम है, ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है, उसके तहत आया था। अब यहाँ पर डॉट्स के लिए यदि आपको लॉन्च डेट पूछी जाती है कि डॉट प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, तो इसको लॉन्च किया गया था RNTCP प्रोग्राम के तहत 1997 में। कब? 1997 में। तो यहाँ पर
एग्ज़ाम में अब आपको डॉट्स की जो थेरेपी है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दी जाती हैं तो वो दी जाती है। तो एटलीस्ट कितने टाइम तक डॉट्स ट्रीटमेंट चलता है यदि किसी पर्सन का टीबी के लिए, कब तक चलेगा? तो एटलीस्ट मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने तक। कितना? मिनिमम 6 महीने तक। इनकेस एज एन एक्यूरेट, यहाँ पे आप जो चार्ट देख सकते हैं, आई होप कि आपको पूरा प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। यदि कैटेगरी फर्स्ट की टीबी कंसीडर की जाती है तो 6 महीने तक। कितना? 6 महीने तक। कैटेगरी सेकंड है तो 8 महीने से लेके 12 महीने तक। कैटेगरी थर्ड है तो 6 to 12 मंथ तक। तो मिनिमम ड्यूरेशन तो 6 महीने तक इवन जो डॉट्स थेरेपी की जो ड्रग है वो दी जाती हैं। इसमें जो पूरी 5 ड्रग हैं इंक्लूड रहेंगी इस ट्रीटमेंट थेरेपी में। एमडीटी ट्रीटमेंट जब आपको कहते तब वो होता है लेप्रोसी के लिए। किसके लिए? लेप्रोसी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनेल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग का क्वेश्चन एग्जाम्स में आता ही आता है। या तो कोई भी फॉन्टेनल का नाम दिया जाएगा कि कब क्लोज होगा, या फिर पूछ सकते हैं कि कौन सा फॉन्टेनल सबसे पहले क्लोज होगा, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड या फिर मास्टॉइड। तो कौन सा फॉन्टेनल है बच्चे में जो सबसे पहले क्लोज होगा? तो सबसे पहले क्लोज होने वाला फॉन्टेनल होता है ऑक्सीपिटल, जिसको हम पोस्टीरियर फॉन्टेनल भी कह सकते हैं। तो ये क्लोज कब होते हैं फॉन्टेनल? ये देखिए 4 तरीके के फॉन्टेनल यहाँ पे बताए गए हैं कि द पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल दोनों का सेम नाम है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल। इट्स जनरली क्लोज 2 to 3 मंथ ऑफ एज। जन्म के 2 से 3 महीने की एज में बच्चे में फॉन्टेनल क्लोज हो जाएगा, ऑक्सीपिटल या फिर पोस्टीरियर। फिर दूसरा स्फेनॉइडल। क्या है यहाँ पर? एक सीक्वेंस वाइज भी यदि आपको पूछते हैं कि ऐसे सीक्वेंस वाइज बताइए, सबसे पहले फिर बाद का फिर उसके बाद का, तो सबसे पहले क्लोज होता है पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल, देन आफ्टर द स्फेनॉइड एंड स्फेनॉइड फॉन्टेनल जो कि 6 मंथ की एज में। और ये सभी आफ्टर द बर्थ के बाद, जन्म के बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने की एज तक बच्चे में क्लोज होंगे। फिर आता है थर्ड नंबर पर मास्टॉइड फॉन्टेनल जो कि 6 to 18 मंथ की एज में, कब? 6 महीने से लेकर 18 महीने की एज तक में बच्चे में क्लोज हो जाएगा। लास्ट में सबसे क्लोज, लास्ट में जो क्लोज होने वाला फॉन्टेनल है वो एंटीरियर फॉन्टेनल जो कि 12 से 18 महीने की एज में बच्चों में क्लोज होगा, कब? 12 to 18 मंथ में। क्लियर है पूरे फॉन्टेनल? यदि सीक्वेंस में पूछें तो पहले पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल, फिर स्फेनॉइडल, मास्टॉइड एंड लास्ट वन इज द एंटीरियर। नेक्स्ट इज फिश इज द सोर्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो फिश में सभी चीज़ें पाई जाएंगी किसी एक को छोड़कर। आयरन होगा, आयोडीन होगा, विटामिन होगा, फास्फोरस होगा। क्या नहीं होगा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो फिश में जो चीज़ नहीं होगी वो होगी आयरन। आयोडीन होगा क्योंकि जो पानी में जितने भी जो भी एनिमल्स पानी वाले उसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन होंगे, फास्फोरस होगा, लेकिन आयरन। शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज्ड अंदर। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट को कैसे स्टरलाइज किया जाता है? ड्राई हीट से, बॉइलिंग से, फ्यूमिगेशन से या फिर रेडिएशन से। तो किसके थ्रू है जो शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाएगा? जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं इनको स्टरलाइज किया जाता है किससे? ड्राई हीट से। किससे? ड्राई हीट से। फ्यूमिगेशन से ओटी को है जो क्लीन किया जाता है। रेडिएशन का यूज़ शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं होगा। बॉइलिंग भी यहाँ पे शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो शार्प इंस्ट्रूमेंट जिससे भी क्या होंगे स्टरलाइज होंगे वो क्या कहलाएगा? वो होगा ड्राई हीट मेथड। और यदि हॉस्पिटल में सबसे अच्छी बेस्ट मेथड पूछे स्टरलाइजेशन के लिए तो आपको कहना है ऑटोक्लेव। नेक्स्ट इज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्ट द निडल इनटू द मसल एट एन एंगल ऑफ। तो यदि आप आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो कितने डिग्री एंगल पर निडल को इंसर्ट करेंगे? ऑप्शन में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। कितने डिग्री के एंगल पर आप इंजेक्शन लगाएंगे? तो जो एंगल यूज़ किया जाएगा वो कितना होगा? वो होगा 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री। ये देखिए यदि आपको कहते हैं 10 से 15 डिग्री पर इंजेक्शन लगाने का पूछते हैं या फिर कहते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने डिग्री एंगल पे आप लगाएंगे आईडी, तो होगा 10 से 15 डिग्री एंगल पर। जैसे जब आपका कोई स्किन टेस्ट, एलर्जी टेस्ट होता है तो इंट्राडर्मल जो रूट अपनाया जाता है। फिर आता है इंट्रावीनस रूट। कौन सा? आईवी रूट।
तो इसमें 25 डिग्री का एंगल है जो यूज़ किया जाता है। फिर आता है सबक्यूटेनियस। कौन सा? सबक्यूटेनियस लेयर में जब इंजेक्शन लगाया जाता है तब कौन सा कितने डिग्री पे लगाएंगे? 45 डिग्री पे, जैसे इंसुलिन दिया जाता है। फिर आता है इंट्रामस्कुलर IM इंजेक्शन, जैसे मलेरिया के इंजेक्शन हो गए, आयरन के इंजेक्शन हो गए, तो 90 डिग्री के एंगल पे लगाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जेट्रैक टेक्निक है, उसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही क्यों दिए जाते हैं? जेट्रैक टेक्निक आपने पढ़ा है। जेट्रैक टेक्निक में क्या होगा? सील मेडिकेशन क्या होगी? सील होगी, ताकि वो अदर टिश्यू में ना जाए, इरिटेशन कॉज ना करे। तो इसीलिए जेट्रैक मेथड से बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग दी जाती है, जो आयरन के इंजेक्शन है, विटामिन इंजेक्शन है, वो सभी IM रूट से दिए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ब्लीड व्हेन ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। कितनी ब्लीडिंग होगी 24 घंटे के बाद डिलीवरी के कि आप उसको PPH में कंसीडर करेंगे? ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml, ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 700 ml, ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 100 ml, या फिर ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 200 ml। तो ब्लीडिंग यदि 24 घंटे के बाद, ब्लीडिंग आफ्टर द 24 आवर ऑफ डिलीवरी, इट्स कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज व्हेन ब्लीडिंग कितनी हो जाए? 500 ml से ज़्यादा। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी की बात करते हैं हम, तो कितना? 500 ml से ज़्यादा, तब हम उसको क्या करेंगे? किसमें कंसीडर करेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज में। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इनमें से क्या है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया जाएगा? BCG, OPV, हेपेटाइटिस B, या फिर HIV, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B। क्या है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया जाएगा? BCG दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B का कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्लियर है? 0 डोज OPV का जो डोज एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है उसको 0 डोज में कंसीडर किया जाता है। हेपेटाइटिस B एट द टाइम ऑफ बर्थ तो दिया ही जाता है, लेकिन जब बच्चे की एज 6, 10 और 14, 6, 10 और 14 वीक्स होती है, तो इस टाइम पे पेंटावैलेंट वैक्सीन दिया जाता है, जिसमें 5 वैक्सीन इंक्लूड करके दे दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर एजुकेशन ऑफ मीजल्स इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड बी एटलीस्ट। तो मीजल्स एजुकेशन के लिए इम्यूनाइजेशन कवरेज कितना होना चाहिए? मिनिमम 80%, 85%, 96% या फिर 100%। मीजल्स एजुकेशन के लिए जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है एटलीस्ट 85% तक होना चाहिए। कितना? 85% तक। नेक्स्ट वन इज पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स इज ड्यूरिंग। तो मम्स में इन्फेक्टिव पीरियड मतलब किसी दूसरे में आप इन्फेक्शन किस पीरियड पे दे सकते हैं? इंक्यूबेटरी पीरियड में, ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, आफ्टर स्वेलिंग अपीयर्स, या फिर प्रोड्रोमल पीरियड में। तो मम्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड कौन सा होगा? तो होगा इंक्यूबेशन पीरियड। जब आपकी बॉडी में जो वायरस एंटर कर गया, उसने अपने लक्षण दिखा दिए, उस टाइम पे पहले साइन सिम्टम दिखा दिए, तो वो पीरियड कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। वो टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा दूसरों को इन्फेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अकर एट इंटरवल ऑफ। तो इन्फ्लुएंजा ए है सबसे ज़्यादा किस एज में होगा? 1 साल में, सॉरी इंटरवल की बात की जा रही, कितने इंटरवल के बाद होता है इन्फ्लुएंजा? 2 से 3 साल में, 10 से 15 साल में, 20 से 25 साल में, 20 to 25 ईयर्स में। तो एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा क्या है? एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए है जो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं? तो वो 2 से 3 साल। कितना? 2 से 3 साल में एपिडेमिक्स होने के चांसेस होंगे, और 10 से 15 साल में, 10 to 15 ईयर में पेंडेमिक, मतलब पूरे में जैसे अभी कोविड फैला है उस तरीके से। मेजर एपिडेमिक्स पूछे इन्फ्लुएंजा का तो वो कितना होगा? 2 से 3 साल में हो सकता है। पेंडेमिक वे में पूछे तो 10 से 15 साल। नेक्स्ट वन इज सिक टेस्ट इज डन इन। तो सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मेनिंजाइटिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, कि पोलियोमाइलाइटिस के लिए? तो सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए? डिप्थीरिया के लिए। मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, CSF का टेस्ट किया जाएगा, स्पाइनल टैप किया जाएगा, लंबा पंचर किया जाएगा, लेकिन सिक टेस्ट किया जाएगा डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट वन इज एडजुवेंट प्रेजेंट इन DPT वैक्सीन इज। तो DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस वैक्सीन में एडजुवेंट क्या है? एल्यूमिनियम फॉस्फेट,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक फॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो जैसे एडजुवेंट यूज़ किया जाएगा डीपीटी वैक्सीन में वो कहलाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंटिस। तो इन्फेंट पीरियड में यदि डीपीटी वैक्सीन दी जाती है तो कहाँ दी जाएगी? ग्लूटियल, डेल्टॉइड, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई या फिर फोरआर्म में। तो डीपीटी इंट्रामस्कुलर दी जाती है। अब इन्फेंसी पीरियड में जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन या फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं, कहाँ पे दिए जाते हैं? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। कहाँ पे? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट इज द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग डीपीटी आर ड्यू टू द विच कंपोनेंट। तो डीपीटी में डीपीटी वैक्सीन के कारण जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो किसके कारण होंगे? डिप्थीरिया के कारण, पर्ट्यूसिस के कारण, टिटनेस के कारण या फिर एडजुवेंट के कारण। तो किसके कारण सबसे ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे डीपीटी में? तो होंगे एडजुवेंट के कारण। जो एडजुवेंट यूज़ किया जा रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसके कारण। नेक्स्ट वन इज द वैक्सीन यूजुअली गिवन्स टू प्लीग्रैम्स टू द मिडिल ईस्ट इज। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में जब पेपर हुआ था, आई थिंक SGPGI, उसमें पूछा गया था कि यदि आप मिडिल ईस्ट में युगांडा या फिर मिडिल ईस्ट के जो भी देश हैं वहाँ पे जाते हैं तो कौन सी वैक्सीन लगवा के जाना चाहिए? डीपीटी, इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर या फिर मेनिंजाइटिस। कौन सी वैक्सीन लगवा के जाना चाहिए जब यदि आप मिडिल ईस्ट जा रहे हैं? तो वो येलो फीवर वैक्सीन। कौन सी? येलो फीवर वैक्सीन। ANM आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे पेशेंट को? अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आपका क्या होगा? ऑप्शन में है यहाँ पर इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टू फैसिलिटेट द बॉन्डिंग, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट्स हेल्दियर फॉर बेबी, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग सो दैट शी कैन गेट रेस्ट एंड गेट हेल्दी, डिस्करेज द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि मदर HIV पॉजिटिव है, वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? तो यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या होता कि मदर के लिए आप इनकरेज करें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लेकिन साथ में मदर को निवेरापाइन मेडिसिन दी जाएगी, तब आप इनकरेज कर सकते हैं। बच्चा हेल्दी होगा, माँ भी ठीक रहेगी। लेकिन जब मदर HIV पॉजिटिव है, यहाँ पर एक कंडीशन नहीं रखी है कि निवेरापाइन दी जा रही है, तब हम क्या करेंगे? माँ को डिस्करेज करेंगे कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि बच्चे को भी HIV ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसमिट हो। क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ HIV पॉजिटिव मदर वांट्स टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम अ नर्स और MLHP और CHO। यदि कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है तो एज अ नर्स आप क्या रिस्पॉन्स देंगे पेशेंट के लिए? माँ के लिए क्या चीज़ समझाएंगे कि आप अपने बच्चे को क्या करें? ब्रेस्ट फीड करवाएं कि नहीं करवाएं? तो ऑप्शन में है यहाँ पर इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टू फैसिलिटेट द बॉन्डिंग, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट्स हेल्दियर फॉर बेबी, इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग सो दैट शी कैन गेट रेस्ट एंड गेट वेल हेल्दी, लास्ट वन इज डिस्करेज द मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें मदर HIV पॉजिटिव वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, तो एज अ नर्स, एज अ CHO, MLHP और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप क्या कहेंगे? माँ को कहेंगे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाएं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से ही आपके बच्चे को HIV हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? डिस्करेज करना है। लेकिन यदि यहाँ पर यही चीज़ होती कि मदर HIV पॉजिटिव है, ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है, लेकिन साथ में निवेरापाइन उसको दी जा रही है, तो वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती थी, तब वो सेफ होता बच्चे के लिए। लेकिन यदि ये कंडीशन नहीं है निवेरापाइन मेडिसिन की, तब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, क्योंकि ये बच्चे को भी है जो HIV हो सकता है। अब दो मेडिसिन के नाम है जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है? यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए कहते हैं कि बच्चे को HIV ट्रांसमिशन हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम क्या देंगे? निवेरापाइन एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर देंगे। मदर HIV पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? मदर टू चाइल्ड में जो ट्रांसमिशन हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, तो हम जो बच्चे की जब 6 मंथ तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है, तब हम क्या करेंगे? माँ को निवेरापाइन देंगे, जिससे बच्चे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं HIV से। लेकिन यदि हमें डिलीवरी के टाइम पर या फिर जब बच्चा क्या हो
डिलीवरी के टाइम पर या फिर इंट्रापार्टम पीरियड में हो तो हमें क्या करना है, जिडोविडिन देना है मदर को। किसको? जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हम HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन को क्या देना है, जिडोविडिन देना है मेडिसिन, जिससे जो होने वाला बच्चा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। किससे? HIV इन्फेक्शन से। तो यदि ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात आती है आपको, कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर दैट मीन्स डिलीवरी हो चुकी है, वहाँ बच्चे को दूध पिलाना चाहती है तो निवेरापाइन दे के बच्चे को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चा यदि यूट्रस में ही है और माँ HIV पॉजिटिव निकलती है तो हमें उस बच्चे को यदि HIV इन्फेक्शन से बचाना है तब हम क्या देंगे, जिडोविडिन। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर इज, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर क्या होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन दैट मीन्स HPV इन्फेक्शन, नली पैराइटी दैट मीन्स वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में बहुत सारी आएंगी, मेनोरेजिया आ जाएगा, डिसमेनोरिया आएगा, मेट्रोरेजिया आ जाएगा, एमनोरिया आ जाएगा, एडवांस्ड एज ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर क्या होगा जो कि सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होगा, तो सर्वाइकल कैंसर किसके थ्रू होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, क्या है, HPV इन्फेक्शन। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रिवेंट करने के लिए क्या दी जाती है, HPV वैक्सीन। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कॉज एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है HPV इन्फेक्शन, या फिर बहुत कम एज में शादी होना और सेक्स करना, तो क्या है, हाई रिस्क फैक्टर रहेंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए। और जो टेस्ट किया जाता है डायग्नोज करने के लिए वो क्या होता है, पैप स्मीयर। पैप स्मीयर का जो स्पेसिमेन है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, अरे स्पेटुला से। नेक्स्ट वन इज व्हेन परफॉर्मिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन द नर्स ऑब्जर्व्स अ रेड swallowing area on the right side of the vaginal orifice. The nurse would document this as enlargement of which of the following. तो यदि कोई नर्स जब पेल्विक एग्जामिनेशन करती है तो उसको वेजाइनल ऑरिफिस के राइट साइड में एक स्वालोइन फूला हुआ जो एरिया है पाल्पेट होगा, फील होगा, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट करेगी कि एनलार्जमेंट क्या है, स्किनीज ग्लैंड है, बर्थोलिन्स ग्लैंड है, क्लाइटोरिस है या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है। तो क्या है जो यहाँ पर नर्स एक ऑब्जर्व करती है, तो क्या है जो कि एक स्वालोइन एरिया उसको चेक किया उसने वेजाइनल ऑरिफिस के राइट साइड में, तो ये क्या है, ये है यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड, क्या है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइडें प्रेजेंट रहेगी। ये देखिए ये रही बर्थोलिन ग्लैंड। और सिस्ट कब होगी, तो यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, वेजाइना को लुब्रिकेट करेगी। तो यहाँ पर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि रेड स्वालोइन जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है तो ये क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। एग्जाम में आता है कि बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड, एक एक साइड जो है जो ग्लैंड रहेगी। अब यदि यहाँ पर जो बर्थोलिन ग्लैंड है इसका काम क्या है, एक फ्लूइड सीक्रेट करेगी, क्या करेगी, एक फ्लूइड रिलीज करेगी, सीक्रेट करेगी जो कि वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। लेकिन जब यही फ्लूइड जो बर्थोलिन ग्लैंड फ्लूइड को क्या कर रही है, सीक्रेट कर रही है, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड के यहाँ पर एक डक्ट होगी, क्या होगी, ये डक्ट है, एक ग्लैंड हो गई, ये डक्ट जो छोटी छोटी दिख रही है क्या करेंगी, फ्लूइड को रिलीज करेंगी वेजाइना में। लेकिन जब इनमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये क्या करेंगी, फ्लूइड क्या होगा, बैक होगा, जो कि वापस बर्थोलिन ग्लैंड में आएगा। तो जब ये ग्लैंड में आएगा तो एक इसका फॉर्मेशन करेगा सिस्ट का। एग्जाम में आपको आता है कि बर्थोलिन सिस्ट क्या है, तो जो बर्थोलिन ग्लैंड जो फ्लूइड को सीक्रेट करती हैं, यदि वही बर्थोलिन डक्ट के यहाँ पर जो रिलीज करेगी वेजाइना में डक्ट इस फ्लूइड को, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो जो फ्लूइड क्या होगा, बैक ऑफ होगा, जो कि वापस से बर्थोलिन ग्लैंड में जाएगा और वहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब आता है यहाँ पर स्कैनी और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। तो स्कैनी ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ये सेम नाम है, जो कि फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर क्या करती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है यहाँ पर क्या रहेंगी, ग्लैंड रहेंगी, जिसको पैरायूरेथ्रल ग्लैंड या फिर स्किनीज ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करेंगी, फीमेल यूरेथ्रा के यहाँ पर ये क्या करेंगी, म्यूकस का डिस्चार्ज करेंगी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर। तो यहाँ पर इनका काम क्या है, म्यूकस रिलीज करना। ये किसके होमोलॉगस होंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, मेल में पाई जाती है, जो कि कॉपर्स ग्लैंड है एक तरीके से। कॉपर्स ग्लैंड कहाँ पर रहेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के इंफीरियर पार्ट में।
तो जो काम यहाँ पर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड करती हैं वही काम कॉपर्स ग्लैंड करेंगी, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में प्रेजेंट, ऊपर इंफीरियर साइड में प्रेजेंट रहेंगी। तो यदि होमोलॉगस पूछे स्किनी ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल का तो क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज इंक्रीज रिस्क फॉर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जेस्टेशनल डायबिटीज से सभी कुछ होने के खतरे हैं, रिस्क हैं, किसी एक को छोड़कर। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ की कंडीशन, तो उसमें सब चीज़ें होंगी किसी एक को छोड़कर। कंजेनाइटल एनोमलीज, स्मॉल फॉर डेट बेबीज, स्मॉल फॉर डेट फीटस, मैक्रोसोमिया, प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की कंडीशन है। कंजेनाइटल एनोमली होगा, मैक्रोसोमिया दैट मीन्स लार्ज साइज बेबी होगा, प्रीमेच्योर और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। प्रीमेच्योरिटी का मतलब है बिफोर 37 वीक के पहले डिलीवर हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब है कि यूट्रस में ही फीटस डेथ हो सकता है। लेकिन बेबी स्मॉल फॉर डेट कभी भी नहीं होगा यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। कंजेनाइटल एनोमलीज होगा, मैक्रोसोमिया मोस्ट कॉमन होता है मदर में, बच्चे इवन 4 kg से भी ज़्यादा वेट के तक हो जाते हैं डिलीवर, और प्रीमेच्योर होने के चांसेस भी रहेंगे, स्टिल बर्थ भी होगा, लेकिन स्मॉल फॉर डेट फीटस है जो कभी भी नहीं होगा। स्मॉल फॉर डेट फीटस का मतलब है यहाँ पर 37 वीक कंप्लीट हो गए हैं जो ईडीडी दी है, लेकिन उस टाइम पर भी बच्चा छोटा सा डिलीवर हो तो ये क्या होगा, स्मॉल फॉर डेट फीटस जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज असाइंड टू अ पेशेंट हु हैज़ अ बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। Which personal protective equipment will he or she wear to deliver the meal tray? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर एक नर्स यदि बैक्टीरियल निमोनिया के पेशेंट के लिए उसको असाइन किया गया है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में रखा गया है पेशेंट को, क्योंकि निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है, तो यहाँ पर कौन सा पीपी यूज़ करेगी जब वो नर्स पेशेंट का मील ट्रे, खाने की ट्रे है, देने को जाएगी तब। ऑप्शन है स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स, ओनली मास्क इज नीडेड, गाउन मास्क ग्लव्स शू कवर्स, नो पीपी रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में यदि पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया है, आप कौन सा पीपी यहाँ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसकी मील ट्रे उसके पास तक पहुँचाने में। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कैसे होगा, जब आप जो आपके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैसे एंटर करेंगे, मुंह से या फिर नाक से, मुंह से या फिर नाक से एंटर करेंगे, तो इसके लिए जो मेन आपके पास पीपी इक्विपमेंट होना चाहिए वो क्या है, मास्क। तो यहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे, ओनली मास्क इज नीडेड। यदि मास्क का पेशेंट होता, यदि मास्क का पेशेंट होता तब हम क्या करते, पूरा पीपी यहाँ पर यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरियल निमोनिया का और ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में है, क्या यूज़ करेंगे, मास्क। नेक्स्ट वन इज कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो कोलैप्सिंग पल्स का मतलब क्या है, बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, पल्स अल्टरनेशन या फिर बाइजेमिनल पल्स। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा किसका, कोलैप्सिंग पल्स का मतलब होगा वाटर हैमर पल्स। क्या होगा, वाटर हैमर पल्स। बाउंडिंग पल्स का मतलब होगा कि जब फोर्सफुल हार्ट बीट, क्या है, फोर्सफुल हार्ट बीट के कारण जो आपको आर्टरीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स फील होगी, वो क्या कहलाएगी यहाँ पर, बाउंडिंग पल्स। और पल्स अल्ट्रेशन में अलग अलग आ सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया आ सकता है या फिर टैकीकार्डिया आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाइजेमिनल पल्स। तो बाइजेमिनल पल्स का मतलब होगा कि जब 2 बीट एक साथ देंगी, लेकिन इनमें जो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अ पल्स कैरेक्टराइज्ड बाय 2 बीट्स क्लोज टुगेदर विथ अ पॉज फॉलोइंग ईच पेयर ऑफ बीट्स। तो यहाँ पर 2 बीट क्या होंगी, बहुत फास्ट है जो फील होंगी, सुनाई देंगी। कोलैप्सिंग क्या है, वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन इज इन अ हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। तो एक हेल्दी पर्सन में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, एग्जाम में इसका फॉर्मूला आपसे आता है, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, 50 ml, 100 ml, 70 ml या फिर 170 ml। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होगा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। तो एक हेल्दी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml।
यहाँ पर यदि फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे तो क्या होगा फॉर्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पर वो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। क्या है, जो ब्लड इजेक्ट होगा हर एक वेंट्रिकल से पर बीट में वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट यदि आपको आता है तो क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। कार्डियक इंडेक्स यदि यहाँ पर आपको क्या आता है, फॉर्मूला पूछते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो क्या होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको या तो एग्जाम में सिस्टोलिक बीपी बता देंगे या फिर डायस्टोलिक बीपी बता देंगे और एसबी कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। बहुत ईजी है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट वन इज इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। तो बच्चों में ड्रग डोज कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऑप्शन में यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग या फिर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड में जो ड्रग डोज कैलकुलेट किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, तो जनरली बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके पास यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे आप बच्चे का डोज है जो कैलकुलेट करेंगे। तो यदि बच्चे का डोज कैलकुलेट करने की बात आ रही है, फॉर्मूला आपके सामने नहीं है, ओनली एज, वेट, हाइट, लेंथ बताया, तब आप किससे करेंगे, वेट से। कैसे करेंगे, वेट से। और यदि आपको बच्चे का डोज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर्मूला वो है क्लार्क रूल, क्योंकि इसमें बच्चे का वेट ही यूज़ किया जाता है। और यदि इन्फेंट में पूछते हैं अंडर 1 ईयर एज में, तब फ्राइड्स रूल यूज़ करेंगे। वेट के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो क्लार्क जो कि कॉमनली यूज़ होता है। और यदि यहाँ पर बच्चे की एज 1 साल से लेकर 12 साल तक है तो यंग्स रूल। लेकिन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन ऐसा आता है तो वेट कहना है आपको। यदि इन्फेंट के लिए कहते हैं तो फ्राइड्स रूल यूज़ किया जाएगा, क्लार्क रूल और सबसे ज़्यादा कॉमनली हर एक हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ड्रग दैट कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कौन सी ड्रग है जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को एक्सपल्सन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाएगी, एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव, कैथार्टिक्स या फिर एमिटिक्स। तो जो ड्रग यहाँ पर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस को बाहर निकालने के लिए यूज़ की जाएगी वो क्या कहलाती है, कार्मिनेटिव एजेंट्स। क्या कहलाते हैं, कार्मिनेटिव एजेंट्स। नेक्स्ट वन इज टर्म मेलेना मीन्स। तो मेलेना का मतलब क्या है, डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड, पस इन द यूरिन, पेनफुल मिक्चुरेशन या फिर शुगर इन द यूरिन। तो क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा मेलेना के लिए, तो मेलेना के लिए जो टर्म यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा, डार्क कलर्ड स्टूल। क्यों है, क्योंकि इसमें ब्लड है जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। तो ये यहाँ पर ब्लड या तो आपके इंटरनल ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेलेना यदि एग्जाम में आपको आता है तो डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग द ब्लड। नेक्स्ट वन इज द एनिमा गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन। तो कौन सा एनिमा है जो गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, कोल्ड, एंटी हेलमेंथिक, कार्मिनेटिव या फिर परगेटिव। कौन सा एनिमा यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो जो एनिमा यहाँ पर यूज़ होगा वो कौन सा एनिमा होगा, तो गैसियस डिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए क्या हम करेंगे, कार्मिनेटिव एनिमा। जब जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि यदि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस बन रही है तो कौन सी मेडिसिन देंगे, कार्मिनेटिव एजेंट। अब यहाँ पर गैसियस डिस्टेंशन के लिए यदि एनीमा पूछते हैं तो क्या होगा, कार्मिनेटिव एनीमा। यदि कॉन्स्टिपेशन है, क्या है, यदि कॉन्स्टिपेशन है तब हम क्या देंगे, परगेटिव एनीमा। यदि हेलमेंथिक इन्फेक्शन है तब हम क्या देंगे, एंटी हेलमेंथिक एनीमा। नेक्स्ट वन इज, और यदि पोजीशन पूछे पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लेटाएंगे एनीमा देने के टाइम पर, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट है यहाँ पर इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज। तो आई थिंक आपको ये लास्ट क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा कि यदि गैसियस डिस्टेंशन है या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमें गैस को रिलीव करना है, तो यदि गैसियस डिस्टेंशन में एनीमा पूछते हैं तो कार्मिनेटिव देंगे हम, और यदि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस रिलीज करना है तो मेडिसिन पूछते हैं तो कहा होंगे कार्मिनेटिव मेडिसिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नोन एज। तो इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन के लिए क्या कहेंगे? दैट मीन्स जिस पर कंट्रोल ना हो। वॉलेंट्री का मतलब क्या होगा? आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन के लिए क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में एन्यूरेसिस, एलिमिनेशन, मिक्सचुरेशन या फिर डिफिकेशन। तो क्या टर्म है जो इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन के लिए यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा यहाँ पर एन्यूरेसिस। क्या होगा? एन्यूरेसिस। मिक्सचुरेशन का मतलब होगा बार बार यूरिन पास आउट करना, लेकिन इनवॉलेंट्री में क्या होगा कि आप यूरिन पास करना चाहते हैं लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या हो गया? इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन। नेक्स्ट वन इज a teaching method which enables teacher trainees to practice a skill while teaching a short lesson to a small number of people is called। तो टीचिंग की एक ऐसी मेथड जिसमें टीचर जो ट्रेनी स्टूडेंट है उनके लिए एक शॉर्ट लेसन है जो और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के लिए समझाता है, तो वो कौन सी मेथड होगी? एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस इज यूज्ड टू मेजर द प्रॉब्लम ऑफ। तो एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस यूज़ किया जाएगा किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए? फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया फिर जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए। तो एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस कंडक्ट करवाए जाते हैं फाइलेरियासिस के नए केसेस का पता करने के लिए। इंसिडेंस का मतलब है नए केसेस के लिए। तो यहाँ पर नए केसेस के लिए जो एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस या फिर नए केसेस को पता किया जाता है किसको डायग्नोस करने के लिए? फाइलेरियासिस के लिए। नेक्स्ट वन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज। तो प्लेग का कॉजेटिव एजेंट क्या है? बाय पेस्टिस मतलब एर्सीनिया पेस्टिस, आर प्रोवेजेकी कॉर्नी बैक्टीरियम या फिर अल्बो वायरस। तो क्या है इसका? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या? एर्सीनिया पेस्टिस। क्या है प्लेग का कॉजेटिव एजेंट? एर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इनमें से कौन सी है? ऑप्शन में कंबाइंड पिल, आईयूडी या फिर कॉन्डोम या फिर मिनी पिल। तो कौन सी है जो कन्वेंशनल आईयूडी में आएगी? तो वो होगी आपकी कॉन्डोम। क्या होगी? कॉन्डोम। कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे चीप जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाने वाली बैरियर मेथड वो क्या है? वो है कॉन्डोम। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द इंसेक्टिसाइड इज यूज्ड एज अ स्प्रे। यहाँ पर स्प्रे के तौर पर कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाएगा? पैरिस ग्रीन, एबेट, पायरेथ्रम या फिर मिनरल ऑयल। तो यहाँ पे कहा इंसेक्टिसाइड कौन सा यूज़ किया जाएगा एज अ स्पेस स्प्रे? तो वो होगा पायरेथ्रम। क्या है? पायरेथ्रम। नेक्स्ट वन इज केमिकल आइडियली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्पुटम इज। तो यदि यहाँ पे साफ साफ कहा है कि कौन सा केमिकल यूज़ किया जाएगा स्पुटम को डिसइंफेक्ट करने के लिए? ऑप्शन में क्रिजोल, डिटॉल, सेवलॉन या फिर फिनॉल। तो यदि इनकेस आपको इनकी जगह पर ब्लीचिंग पाउडर होता तो आप उसको मार्क कर सकते, स्पुटम को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर से, बट नहीं है। तो ऐसे केस में स्पुटम को आप क्रिजोल से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। किससे? क्रिजोल से। नेक्स्ट वन इज सेंसस इज कैरिड आउट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ। तो सेंसस कब कंडक्ट किया जाता है? 5 साल में, 10 साल में, 7 साल में कि 15 साल में? सेंसस से रिलेट करती हुई 20 क्लास हो चुकी हैं चैनल पर। तो सेंसस है जो हर 10 साल में है जो कंडक्ट किया जाता है। लास्ट टाइम कब हुआ था? 2011 में। उसके बाद अभी भी सेंसस कंडक्ट नहीं किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज वैक्सीन करियर शुड आइडियली हैव नंबर ऑफ आइस पैक्स। जो वैक्सीन करियर यूज़ किए जाते हैं तो उसमें आइडियली कितने आइस पैक्स होना चाहिए? ऑप्शन में यहाँ पे 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने आइस पैक्स होना चाहिए? तो होना चाहिए टोटल 4। कितने? 4। नेक्स्ट वन इज द डोज ऑफ एलिमेंटल आयरन इन फॉलिफायर टैबलेट गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द RCH प्रोग्राम इज। तो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट दी जाती है उनमें कितना डोज होगा एलिमेंटल आयरन का? 60 mg, 80 mg, 50 mg या फिर 100 mg। तो कितना डोज है जो यूज़ किया जाएगा एलिमेंटल आयरन का जो फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है उसमें? तो उसमें जो टोटल डोज होगा वो कितना होगा? 50 mg एलिमेंटल आयरन। नेक्स्ट इज सैनिटरी लैट्राइन शुड बी लोकेटेड एट लीस्ट हाउ मेनी फीट फ्रॉम सोर्स ऑफ कंटामिनेशन।
जो सैनिटरी लैट्राइन है उनमें कितना अंतर होना चाहिए। कितना अंतर का मतलब है कितनी दूरी पे बनी होनी चाहिए। ऑप्शन में 15, 25, 50, 75 फीट की बात हो रही है। 15 फीट, 25 फीट, 50 फीट या फिर 75 फीट। तो एटलीस्ट 75 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। जो डिस्टेंस दूरी की बात हो रही है सैनिटरी लैट्रिन और जो कंटामिनेशन ऑफ सोर्स है या फिर घर है उससे एटलीस्ट 75 फीट दूर। नेक्स्ट इज फॉर कैलकुलेटिंग बैक्टीरियल इंडेक्स एंड लेप्रोसी मिनिमम ऑफ हाउ मेनी साइट शुड बी एग्जामिनेड। तो बैक्टीरियल इंडेक्स लेप्रोसी में कितने पैचेस हैं, किस हद तक लेप्रोसी है, तो वो जो बैक्टीरियल इंडेक्स है लेप्रोसी में कितनी साइट चेक की जाएंगी, 4, 6, 7 या फिर 9। तो टोटल जो लेप्रोसी में साइट चेक की जाएंगी बैक्टीरियल इंडेक्स के लिए वो होंगी टोटल 7। बैक्टीरियल इंडेक्स है लेप्रोसी के लिए तो मिनिमम साइट्स कितनी होती है, 6 होती हैं। सॉरी पहले मैंने आंसर आपको 7 दिया था, कितनी होती है, 6 होंगी। तो यहाँ पर 6 प्लस जो रेंज रखी जाती है 0 to 6 तक। बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स का मतलब है लेप्रोसी में इंडिकेट डेंसिटी ऑफ लेप्रोसी वैसिलाई, लाइव और डेड हैं जो आपके कितने हैं, तो वो यहाँ पे 0 to 6 प्लस में कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ टिटनस टॉक्साइड डोजेस टू बी गिवन टू एन एंटीनेटल मदर विथ लास्ट चाइल्ड बर्थ 2 years बैकेज। तो यहाँ पर टीटी के इंजेक्शन कितने दिए जाएंगे किसी एंटीनेटल मदर को जब उसकी जो अभी प्रेजेंट में प्रेग्नेंट है लेकिन उसके पहले 2 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी, कितने डोज दिए जाएंगे, 2, 1, 3 या फिर नन ऑफ द अबव। टोटल 2 साल पहले की बात की जा रही है तो जो डोज दिए जाएंगे वो होंगे 3। कितने, 3। बट एज एन प्रेगनेंसी में कंसीडर करें तो ओनली 2 डोज दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज एज पर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑल बर्थ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ। नर्सिंग का सबसे फेमस और प्यारा क्वेश्चन कि जन्म और मृत्यु है कितने दिनों के अंदर रजिस्टर की जाती है, तो वो होती है विद इन 21 डेज के। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में आया था, 1969 में आया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट चाहे मृत्यु हो या फिर जीवन हो दोनों को 21 दिनों के अंदर रजिस्टर करवाया जाता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट, व्हेन वाज द चड्डा कमेटी फाउंडेड। तो चड्डा कमेटी की स्थापना हुई थी 1963 में। फिर नेक्स्ट पिंक रिबन कैंसर में यहाँ पे मैंने ओनली पिंक रिबन इसलिए बताया है कि आपको सर्वाइकल कैंसर पूछ सकते हैं या फिर ल्यूकेमिया के लिए पूछ सकते हैं या फिर एड्स के लिए। तो एड्स के लिए पूछें तो रेड रिबन यूज़ किया जाता है, पिंक रिबन पूछ रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर है यहाँ पे जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको डायरेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन है हाउ मेनी कैलोरीज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होगी, लेकिन 1 ग्राम जो फैट होगा उसमें 9 किलो कैलोरीज रहेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है अ विटामिन जनरली थेरापेटिकली यूज्ड इन नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज। यदि प्रेगनेंसी में जो नोजिया वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, आफ्टर दैट सब्साइड हो जाती हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाएगा, नियासिन दिया जाएगा, राइबोफ्लेविन दिया जाएगा, फॉलिक एसिड दिया जाएगा कि पायरिडॉक्सिन दिया जाएगा। तो कौन सा विटामिन है जो यूज़ किया जाता है नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए प्रेगनेंसी में। तो आई होप आपको ये जो 50 MCQs की क्लास थी, शॉर्ट 1 लाइनर क्वेश्चन क्लास थी, वो आपको अच्छी लगी हो। यदि आपके जो भी कमेंट्स और जो भी नए टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक